प्राचीन इजिप्ट का एक ऐसा खौफनाक राज जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था, लेकिन यह राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहा। सदियों बाद जब इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की गई, तो अनजाने में एक ऐसी श्रापित आत्मा को जगा दिया गया जिसकी ताकत पूरी इंसानियत का खात्मा कर सकती थी। लेकिन इस आत्मा की ताकत सिर्फ एक चमकते हुए मणि से मिटाई जा सकती थी, जो अब तक एक रहस्यमयी ताबूत के अंदर रखा हुआ था। अब देखना यह है कि क्या इस श्रापित आत्मा से हमारी दुनिया बच पाएगी या फिर यह श्राप पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। आइए देखते हैं इस रोमांचक कहानी में आखिर क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान वहां पर मजदूरों को ताबूतों से भरा एक विशाल कब्रिस्तान मिलता है और यह खबर तेजी से पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है। और कहा जाता है कि लंदन शहर में कभी एक विशाल कब्रिस्तान हुआ करता था, जिसके बारे में लोग सदियों तक अनजान थे। इसके बाद इस रहस्यमय कब्रिस्तान की जांच की जिम्मेदारी डॉक्टर हेनरी लेते हैं। जब डॉक्टर हेनरी वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें दीवारों पर इजिप्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि यह कब्रिस्तान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर सकता है, क्योंकि यह दीवारें प्राचीन मिस्र की प्रिंसेस एमेनेबू रही हैं, जिसकी कहानी को इतिहास से मिटा दिया गया था। राजकुमारी एमनेसिक संतान थी। वो राजा की गद्दी पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार थी और शासन के सारे गुण उसमें मौजूद थे। लेकिन उसका सपना तब टूट गया जब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उसकी सौतेली माँ ने एक वारिस को जन्म दिया। अगर एनेट ने अपने रूलर बनने के सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करने का फैसला किया और बुराई का रास्ता अपनाते हुए काले जादू की मदद ली, उसने मौत के देवता सेठ को बुलाया, जिसने उसे एक खंजर दिया। इसे लेते ही एमनेसिया आ गई। इसके बाद उसने खंजर से अपने पिता और भाई की हत्या कर दी। लेकिन एनेट का मकसद सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। वो सेठ को इंसानी दुनिया में लाना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक इंसानी शरीर की जरूरत थी। वो एक इंसान को चुनकर उस रहस्यमयी खंजर से मार पाती। तभी राजा के सैनिक आ गए और एनेट को पकड़ लिया। इसके बाद उसे सजा के तौर पर जिंदा मम्मी बना दिया गया और मिस्र से बहुत दूर जमीन की गहराई में उसे हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आती है, जहां एक तरफ इंग्लैंड में मिले इस रहस्यमयी कब्रिस्तान पर रिसर्च जारी थी, जबकि दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में दो अमेरिकी सोल्जर निक और मार्को एक नक्शे वाली जगह पर भी पहुंचते हैं, जो उन्होंने एक आर्कियोलॉजिस्ट से चुराया था। उन्हें वहां बहुमूल्य हीरे जवाहरात मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो उस गांव के लोग उन पर हमला कर देते हैं। हमले से घबराकर मार्को अमेरिकी सेना से हवाई मदद की मांग कर लेता है और सेना की फायरिंग से हमलावर भाग जाते हैं। लेकिन इस गोलीबारी से जमीन में एक बड़ा गड्ढा निकल आता है। तभी वहां आर्कियोलॉजिस्ट जेनी भी पहुंच जाती है, जिससे निक ने वो नक्शा चुराया था। जेनी गुस्से में आकर निक को एक थप्पड़ मारकर अपना नक्शा वापस मांगती है, लेकिन निक साफ इनकार कर देता है कि उसने कोई नक्शा नहीं चुराया। तभी जेनी की नजर उस गड्ढे पर पड़ती है, तो वह अंदाजा लगा लेती है कि यहाँ की गहराई में कुछ बहुमूल्य चीजें हो सकती हैं। इसके बाद जेनी के रिक्वेस्ट करने पर अमेरिकी सोल्जर के कर्नल ग्रीनवे जेनी को उस गड्ढे पर रिसर्च के लिए 2 घंटे का समय देते हैं। फिर जेनी गड्ढे में उतरती है और कर्नल ग्रीनवे निक और मार्को को भी उसकी मदद के लिए भेजते हैं। अब गड्ढे के अंदर पहुंचते ही निक के ऊपर मर्क्यूरी की बूंदें टपकती हैं, जो देखकर जे बताती हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग मर्क्यूरी का इस्तेमाल बुरी आत्माओं को कमजोर करने के लिए करते थे। फिर थोड़ी देर में उन्हें मर्क्यूरी से भरा एक कुआं दिखाई देता है, जिसके चारों ओर देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी को कैद करके रखा गया हो। जनी वहाँ मौजूद चीजों को समझने की कोशिश कर ही रही थी। तभी निक कुएं से लटकती हुई एक रस्सी पर गोली चला देता है, जिसके टूटते ही मर्क्यूरी के कुएं से एक विशाल ताबूत निकल आता है। लेकिन ताबूत निकलते ही वहाँ अचानक बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती है और एक मकड़ी मार्को को काट लेती है। पर तभी निक जैसे ही ताबूत की तरफ ध्यान से देखता है, उसे एनेट के खौफनाक विजन्स आने लगते हैं। विजन में एमेनेस्टिक से कहती है, तुमने मुझे आजाद कर दिया है और अब मैंने तुम्हें चुन लिया है। तभी जेनी उसे वापस होश में लाती है, जिसके बाद हम देखते हैं सभी उस ताबूत को लेकर एयरक्राफ्ट से निकल जाते हैं। अब एयरक्राफ्ट में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस मकड़ी के काटने की वजह से मार्को में अजीब तरह के बदलाव आने लगे थे। धीरे धीरे वो एमनेट के वश में होता जा रहा था और उसे देख देख कर भयानक लग रहा था। लेकिन फिर अचानक मार्को उठकर ताबूत के पास पहुंच जाता है। कर्नल ग्रीनवे उसे देखकर जैसे ही रोकने की कोशिश करते हैं, तो मार्को उन पर चाकू से हमला कर देता है और उनकी जान ले लेता है।
इसके बाद मार्को बाकी लोगों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन निक सबको बचाने के लिए मार्को पर गोली चला देता है, जिससे मार्को भी वहीं पर मारा जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि कुछ ही पलों में इतना सब हो गया। इतने में बहुत सारे कौवे एयरक्राफ्ट पर हमला कर देते हैं, जिससे बेकाबू होकर एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगता। लेकिन क्रैश होने से पहले निक जेनी को पैराशूट के सहारे बाहर भेज देता है और वह खुद इस हादसे का शिकार होकर मारा जाता है। इसके बाद हम जेनी को देखते हैं, जहां उसे खबर मिलती है कि एयरक्राफ्ट में सवार सभी लोग मारे गए हैं और उसे लाशों की पहचान के लिए बुलाया जाता है। वहीं निक की लाश भी मुर्दा घर में पड़ी थी, लेकिन तभी अचानक वह जिंदा हो जाता है और इतने बड़े हादसे के बाद भी उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। इससे वो खुद हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। तभी मार्को की आत्मा निक के सामने आ जाती है। निक घबराकर उसे पूछता है कि तुम जिंदा हो या मर चुके हो। तब मार्को बताता है कि मैं नहीं, तुम जिंदा हो, लेकिन अब यह जिंदगी तुम्हें पछतावोगे देगी कि काश मैं मर जाता। तभी जेनी मुर्दा घर में पहुंच जाती है और निक को जिंदा देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। उधर जहां एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, वहां पुलिस की टीम पहुंचती है, लेकिन गलती से एक पुलिस वाला ताबूत खोल देता है, जिसमें एमनेवु खुलते ही एनेट बाहर आती है और एक एक करके सभी पुलिस वालों की ताकत खींचकर खुद को फिर से जिंदा कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ निक वापस आने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जेनी उसे समझाती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है और जो ताबूत उन्हें मिला था उस पर लिखी जानकारियों से पता चल गया है कि उस ताबूत में राजकुमारी एमनेवु थी, जिसका नाम इतिहास से हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप को वो खंजर भी मिल गया है, जिससे मौत के देवता सेठ को एमनेसिया में लाने वाली थी। लेकिन उस खंजर में लगा एक चमकता हुआ मणि कहीं खो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि लंदन में खुदाई के दौरान मिला विशाल कब्रिस्तान ही इस मणि की असली जगह हो सकती है। अब यह सब बातें और एयरक्राफ्ट के हादसे को कनेक्ट करने के बाद जनी को लगता है कि उन लोगों ने शायद देवता को नाराज कर दिया था या शायद कुछ और गड़बड़ है। पर निक जेनी की बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे हर तरफ मार्को दिखाई दे रहा था। वो घबराकर वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ भी मार्को उसे दिखाई देता है। मार्को उसे बताता है कि अब वो दोनों श्रापित हो चुके हैं और उन्हें वही करना होगा जो, लेकिन निक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। इसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे दूर एक परछाई नजर आती है और देखते ही देखते बहुत सारे चूहे उसे घेर लेते हैं और तभी एमनेसिक जेनी आकर निक को बचा लेती है। असल में यह सब कुछ निक को विजन्स आ रहे थे। निक अब समझ चुका था कि जेनी जो कुछ कह रही थी वो सच था। देवता को नाराज कर दिया गया था और अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें उस ताबूत को फिर से देखना होगा। इसके बाद निक और जेनी उसी जगह जाते हैं जहां एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। वहां पहुंचकर वो ताबूत को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग आकर निक को पकड़ लेते हैं। ये दरअसल वही लोग हैं जिनकी ताकत एनेट ने छीनकर उन्हें ज़ॉम्बी बना दिया था। ये लोग निक को पकड़कर रखते हैं और तभी वहां एमनेसिया देर के खंजर से निक को मारने ही वाली थी कि अचानक रुक जाती है, क्योंकि खंजर में वो मणि नहीं था। तभी जेनी वहां पहुंच जाती है, जिसे देखकर एमनेस्टिक उन ज़ॉम्बीज को मारकर एमनेवु घोंप देता है, जिससे वह कमजोर हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर निक और जेनी बाहर पड़ी एक एम्बुलेंस से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे एनेट के ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं और रास्ते में लड़ाई की वजह से एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद निक देखता है कि एमनेस्टिक उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एमनेसियक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं और एनेट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग तीनों को अपने साथ उस जगह ले जाते हैं जहां उनके सारे रिसर्चर्स चलते हैं। वहां डॉक्टर हेनरी आते हैं, जो नीक को बताते हैं कि उनका ग्रुप बुराई को खत्म करने की खोज करता है। एनेट को भी उन्होंने कैद कर लिया है और अब उसकी बॉडी में मर्क्यूरी इंजेक्ट करके उसकी बॉडी को जमा रहे हैं ताकि उस पर रिसर्च कर सके। वह बताते हैं कि हमें यह भी पता है तुम अब श्रापित हो चुके हो। तभी एनेट निक के दिमाग पर कब्जा करने लगती है और उसे विजन्स में बताती है कि अगर वो एनेट का साथ देकर सेटको को दुनिया में लाता है तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और फिर दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर जेनी निक को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, उसे अमनेर की बातों में नहीं आना चाहिए। इसके बाद निक डॉक्टर हेनरी से इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका पता करने के लिए कहता है, पर वो बताते हैं कि यह श्राप तो निक की जान लेकर ही खत्म होगी और यह श्राप तभी खत्म होगा जब वो चमकीला मणि लगा हुआ खंजर से निक को मारा जाएगा। दरअसल डॉक्टर हेनरी का प्लान यही था कि वो जेनी का इस्तेमाल करके निक को बुलाकर उसे कमजोर करेंगे और उसे मारकर सेठ के श्राप से दुनिया को बचाएंगे और फिर एनेट की बॉडी को जमाकर उस पर रिसर्च करेंगे। लेकिन जेनी को डॉक्टर हेनरी की बातों से कुछ गड़बड़ लग रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ करते डॉक्टर हेनरी को उनकी बीमारी का दौरा पड़ जाता है।
डॉक्टर हेनरी को एक बीमारी थी जिससे वह अचानक मॉन्स्टर बन जाते हैं और इसे खत्म करने के लिए वो एक इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन इनके बीच बात होते समय इंजेक्शन में थोड़ी सी देरी हो जाती है, जिससे डॉक्टर हेनरी अनकंट्रोल होकर मॉन्स्टर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले वह सभी को कहते हैं कि यहाँ से सब बाहर चले जाओ। सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन सिर्फ निक उनके साथ अंदर फंस जाता है और फिर डॉक्टर हेनरी उस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ खुदाई के दौरान मिले कब्रिस्तान से वो चमकता हुआ मणि मिल जाता है और इस चीज का एहसास एमनेसिया कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके उच्चारण से एक मकड़ी आकर डॉक्टर हेनरी के एक आदमी के कान में घुस जाती है और वह तुरंत एमनेट के वश में हो जाता है। फिर वो एनेट के अंदर इंजेक्ट की जाने वाली मर्क्यूरी को रोक देता है, जिससे एनेट फिर से ताकतवर होने लगती है। इसके बाद वो खुद को आजाद करके बाकी लोगों की ताकत लेकर वो मणि हासिल करने निकल जाती है। वहीं निक और डॉक्टर हेनरी के बीच जो लड़ाई चल रही थी, वहाँ पर किसी तरह निक डॉक्टर हेनरी को उनका इंजेक्शन लगा देता है और वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद जेनी और निक मिलकर यह तय करते हैं कि वो उस मणि को किसी भी तरह तोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो मणि टूट जाएगी तो एनेट का वो खास रस्म नहीं हो पाएगी और यह श्राप भी टूट जाएगा। इसलिए ये दोनों उस मणि को लेने के लिए भागते हैं। वहीं एनेट अब पूरी तरह आजाद हो गई थी और पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरे शहर को अपनी लपेटे में ले लेती है और निक का पीछा एक तूफान करने लगता है। पर डॉक्टर हेनरी के लोग उस मकबरे को बंद कर देते हैं जहाँ पर वो मणि है, क्योंकि एनेट अब वहाँ आने वाली थी। अब इस तूफान के दौरान निक को फिर से अपना दोस्त मार्को नजर आता है, जो उसे अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वह जानता है कि मणि कहाँ पर है। वो निक को लेकर उसी टनल में आ जाता है और वहाँ उसे बताता है कि मेरा काम अब पूरा होने वाला है, मैं तुम्हें एनेट के हवाले कर दूंगा और फिर मुझे श्राप से आजादी मिल जाएगी। तभी निक को जेनी की आवाज आती है जो उसके पीछे आ रही थी, लेकिन तभी निक की तरफ एमिनेम भीज बढ़ने लगते हैं। वहीं एमिनेम कब्र के बाहर आ जाती है और कब्र में सो रहे सभी लोगों को जगा देती है। वो बाहर आते ही सारे लोगों पर हमला कर देते हैं और जेनी पर भी एक मम्मी अटैक करने वाली थी, लेकिन उसे बचा लेता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब एमनेसिक के अंदर जाती है, जहाँ उसे वो लाल चमकता हुआ मणि मिलते ही इसे अपनी खंजर पर लगा लेती है। इधर निक और जेनी इस टनल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन उन पर एक मम्मी अटैक कर देती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी निक उस मम्मी को मारकर जेनी को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर जेनी के पीछे एनेट आ जाती है और वो जेनी को पानी के अंदर ले जाती है। यह देखकर निक भी उसे बचाने के लिए नीचे जाता है, पर वो पानी के अंदर से जाते हुए लंदन रिवर के नीचे एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहां पर उसे जेनी तो नजर आ जाती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं। इसके बावजूद भी वो उनसे बचता हुआ जेनी को लेकर पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर भी ज़ॉम्बीज थे जो निक को पकड़ लेते हैं और अब निक के सामने जेनी की लाश थी, जो पानी में डूबने की वजह से मर चुकी थी। तभी एमनेसियक है, लेकिन इस बार निक लड़ने के लिए तैयार था। वो एमनेसिया है, लेकिन फिर भी निक हार नहीं मानता और खंजर छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी एनेट उसे पकड़ लेती है और कहती है, मेरी बात मान जाओ, तुम मौत के देवता बन जाओगे, जिससे तुम मौत पर काबू पा सकते हो। लेकिन निक को सिर्फ एनेट को खत्म करना था। वो कहता है कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। यह सुनकर गुस्से में एनेट उसे उठाकर पटक देती है, लेकिन इस बीच निक चालाकी से खंजर ले लेता है और फिर उसे जमीन पर मारने लगता है, जिससे मणि में दरार आ जाती है। अमनेट करने की कोशिश करती है और कहती है, ऐसा मत करो वरना सब खत्म हो जाएगा और तुम देवता नहीं बन पाओगे। लेकिन निक इस बार मणि तोड़ने के बजाय खुद ही अपने सीने में खंजर घूंप देता है, जिससे उसके अंदर सेठ की सारी शक्तियां आ जाती हैं। अब निक भी ताकतवर हो चुका था, जिसके बाद वो एनेट पर हमला कर देता है। क्योंकि निक के अंदर अब सेठ की पूरी शक्तियां आ चुकी थी, इसलिए वो एनेट की सारी ताकतें चूस लेता है और पल भर में उसे फिर से मम्मी में बदल देता है। इसके बाद वो जेनी को भी जिंदा कर देता है। दरअसल उसने खुद को खंजर सिर्फ जेनी को जिंदा करने के लिए ही माना था। जेनी के जिंदा होने के बाद निक वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद डॉक्टर हेनरी वहाँ पर आते हैं और जेनी को बताते हैं कि हमें नहीं पता कि निक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह करेगा। वो बुराई या अच्छाई में से किसी को भी चुन सकता है। अब कहानी के आखिर में हमें निक को इजिप्ट के रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहां उसके साथ उसका दोस्त मार्को भी होता है, जिसको निक ने फिर से जिंदा कर दिया था। दोनों एक अनजान सफर की ओर बढ़ने लगते हैं और इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।